जय हिंद दोस्तों, एटीएम सेंद्रीय सॉल्यूशन शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के शो में मैं ज्यादातर वन रैंक वन पेंशन से संबंधित सवालों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ में स्पर्श पेंशन पोर्टल ईसीएचएस से संबंधित आप लोगों की क्वेरी और सीएसडी से फोर व्हीलर या कार लेने के संबंध में भी आपके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पहला सवाल रतन लाल जी का, ऑनरी नायब सूबेदार का भी नहीं दिया है। तो आपको पता ही है कि वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट में, और जो है एक टेबल भी उसमें दिखाई गई है, तो उसमें ऑनरी नायब सूबेदार का रैंक वहां पर दिया हुआ नहीं। तो रतन लाल जी वही पूछ रहे हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार का वहां पर दिया हुआ नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी ऑनरी नायब सूबेदार हैं वो नायब सूबेदार की कैटेगरी में ही आएंगे। वो उनको वहां पर हवलदार के बाद जो नायब सूबेदार आ रहा है, तो वहां पर रख के आपको जो है आप अपना कैलकुलेशन पेंशन का कर सकते हैं। टेबल से संबंधित दूसरा ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सूबेदार रैंक इज मिसिंग, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन इज आल्सो मिसिंग इन ओआरओपी टेबल। इसके बारे में कि सूबेदार रैंक वहां पर क्यों मिसिंग है, किसी जानकार आदमी ने मुझे कमेंट करके लिखा है, तो वो भी मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा और इस पर कुछ अपनी राय भी दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा आगे कवर करूंगा। पहले आगे बढ़ते हैं। सर, जिन्होंने हवलदार रैंक में 18 साल 19 साल 20 साल 21-22 साल नौकरी की, उनका तो नहीं दिया है, और उनको कितना एरियर बनेगा? जो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हैं उनको मिलेगा या नहीं? जो हवलदार रैंक में 20 साल की नौकरी करने के बाद इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं और 50% बोर्ड तथा सर्विस पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको एग्जैक्टली कितना एरियर बनेगा अभी तो इसमें कैलकुलेशन भी नहीं, लेकिन जो टेबल में दिया गया है स्टैंडर्ड टेबल है। अब जो है इसमें लेंथ ऑफ सर्विस भी देखी जानी है। ये सारी टेबल हैं सीजीडीए के द्वारा तैयार की जानी है या की जा चुकी हैं। जब ये जो है पब्लिश होंगी उसके बाद क्लियर पता लग पाएगा इन चीजों का। और दोस्तों, जहां तक इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट में ये पूछ रहे हैं कि ओआरओपी मिलेगी, तो जरूर इनको ओआरओपी मिलेगी। दोस्तों, आई म्यूजिक लिखते हैं, सर हम 2014 अक्टूबर को मेडिकल कैटेगरी 100% में आया था, हमको भी मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा आपको ओआरओपी। सुनील सक्सेना जी लिखते हैं, डिपेंडेंट इनकम कितनी होनी चाहिए? ये ईसीएचएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिपेंडेंट इनकम कितनी होनी चाहिए। कुछ वीडियो में 9000 बता रहे हैं, पर मुझे जानकारी है कि ये 9000 प्लस डीए होती है। कृपया स्पष्ट करें। ईसीएचएस का लेटर 9000 प्लस डीए बोलता है। आपकी जानकारी बिल्कुल सही है सुनील सक्सेना जी। जो डिपेंडेंट की इनकम है वो 9000 प्लस डीए अलग है। डीए को उसमें जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, डीए जो है एक्सक्लूड कर रखा। तो जो बेसिक मिलती है उनको उतनी जो है 9000 से ऊपर उनकी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ही क्वेश्चन इन्होंने ही पूछा है, क्या डिपेंडेंट लाइफ सर्टिफिकेट भी देना है? कहां से बनेगा? कृपया शीघ्र रिप्लाई दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ईसीएचएस के ही रिगार्डिंग कि डिपेंडेंट का जो है लाइफ सर्टिफिकेट जस्ट एक डिक्लेरेशन है प्राइमरी बेनिफिशियरी के द्वारा। जब ऑनलाइन इसको सबमिट करते हैं, जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तो उस समय जो है ऑनलाइन एक डिक्लेरेशन प्राइमरी बेनिफिशियरी के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा कोई अलग से जो है लाइफ सर्टिफिकेट इनका बनता नहीं है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो सही तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। धनंजय कंडारी जी लिखते हैं, सर मैंने अपना अकाउंट दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है, अकाउंट बैंक सेम है, तो सर जी मुझे आगे क्या करना होगा? पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या पीसीडीए को इन्फॉर्म करना होगा? प्लीज हेल्प कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं जिनकी स्पर्श में पेंशन माइग्रेट हो चुकी है, आपका ये कहते हैं कि इन्होंने केवल ब्रांच चेंज की है, बैंक चेंज नहीं किया, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ है। तो दोस्तों, जब ब्रांच चेंज होती है तो केवल जो है उसमें आईएफएससी कोड चेंज होता है। हालांकि आईएफएससी की वजह से जो है आपका पेंशन रुकता नहीं है, लेकिन मैं इनको सलाह देना चाहूंगा जिन्होंने भी ऐसा किया है, बाद में जब आपका प्रोफाइल जो है खुल जाएगा, तो उसके बाद जो है आप जो है आईएफएससी मेंशन कर सकते हैं स्पर्श पोर्टल में अपने बैंक डिटेल में जाकर के। इसके बाद राकेश कुमार जी लिखते हैं, कार के संबंध में सिविलियन ऑफिसर आफ्टर रिटायरमेंट कार परचेज कर सकता है क्या? तो राकेश जी को मैं बताना चाहूंगा कि पे लेवल 11 से लेकर के 18 तक के डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स जो ऑफिसर्स हैं वो भी जो हैं सीएसडी से कार परचेज कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। देवराज जी लिखते हैं, प्लीज क्लेरिफाई इफ अ जेसीओ हु हैव परचेज अ कार एट फर्स्ट टाइम आफ्टर रिटायरमेंट थ्रू सीएसडी व्हेन ही विल बी एबल टू परचेज अ कार एट सेकेंड टाइम। देवराज जी लिखते हैं कि यदि कोई जेसीओ रिटायरमेंट होने के बाद पहली बार कार खरीदता है, यानी कि सर्विस के दौरान आपने एक भी कार नहीं खरीदी, और मैंने आपको बताया था सर्विस के दौरान कितनी खरीद सकते हैं और सर्विस के बाद यानी कि रिटायरमेंट में एक खरीद सकते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर पहले सर्विस में खरीदी ही नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद कब कब और कितनी खरीद सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सर्विस के दौरान कोई भी कार नहीं खरीदी है तो रिटायरमेंट के बाद आप जो है केवल एक ही कार खरीद पाएंगे। और दोस्तों, सीएसडी से कार परचेज के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई है अभी 2-3 दिन
दिन पहले उसको अपलोड किया है। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। मैंने खुद जो है अपनी ही वीडियो 3 बार देखी। आप लोगों ने भले देखी हो ना देखी हो, उसमें हालांकि अच्छे व्यू आए हैं, लेकिन हो सकता है उसके थंबनेल या टाइटल की वजह से वो वीडियो ज्यादा फैल नहीं पाई। लेकिन अगर आप उस वीडियो को एक बार देखोगे तो मजा आ जाएगा, यही कहोगे। ऐसी जानकारी मिलेगी आपको सीएसडी से कार लेने के संबंध में। उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, या फिर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जरूर जो है उस वीडियो को देखना। अरुण विश्वास जी लिखते हैं, ब्रदर मेरी मम्मी एक आर्मी सिपाही, फैमिली पेंशन है। ब्रदर मेरी पिताजी की डेथ होने के बाद मेरी मम्मी को फैमिली पेंशन मिल रही है। 31 मई 1980 में मेरे पिताजी रिटायरमेंट आए थे। ब्रदर मेरी मम्मी को OROP 2 मिलेगा? जरूर मिलेगा। सभी फैमिली पेंशनर्स को जो है OROP मिलेगा, और खासकर उनको तो सभी को मिलेगा जो 1 जुलाई 2014 से पहले जो भी रिटायर आए थे, चाहे वो प्रीमेच्योर भी आए थे, तो उनकी फैमिली को तो सबको मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो है कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। विजय थापा जी लिखते हैं, फैमिली पेंशनर्स को ये मिलेगा क्या? सर मेरी मम्मी को इतनी पेंशन मिलती है, मेरे पापा 1979 के रिटायर है। तो मैंने आपको बता दिया, फैमिली पेंशन को आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, आपको OROP का लाभ मिलना ही मिलना है। अब एक कमेंट है, इसमें नाम मैंने हटा दिया है। सर मेरे फादर इन लॉ ने रिटायरमेंट के बाद CSD से कार ली थी। उस टाइम डीलर ने कहा कि कार डिस्चार्ज बुक में CSD वालों की गलती से नहीं लिखी गई, आप दूसरी कार भी ले सकते हैं। नाउ माय फादर इन लॉ इज इन नो मोर, कि अब इनके फादर इन लॉ नहीं रहे, तो क्या इनकी माता जो मदर इन लॉ है कार को खरीद सकती है या नहीं CSD से? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गलत सूचना देने पर या गलत तरीके से CSD से कार परचेज करने पर आपके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, आपके कार्ड्स को भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आपका वहां पर मेंशन नहीं है तो आप जाके वहां पर खरीद लें। मैं गलत सलाह नहीं दूंगा दोस्तों, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो। एक पेंशन जी लिखते हैं, सर जी मैं 1/3/1991 में रिटायर हुआ और मैं 4 अप्रैल 2017 को ब्रेजा कार CSD के थ्रू लिया, जिसको 4 अप्रैल 2022 को 5 साल हो गए हैं। क्या मैं इसे सेल करके दोबारा कार ले सकता हूं? मैं हवलदार रिटायर हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, 5 साल के बाद आप सेल तो कर सकते हैं कार की खरीदने के बाद जो CSD से खरीदी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये 1991 में रिटायर आ चुके थे, 2017 में इन्होंने गाड़ी ली है। तो जब इनको रिटायरमेंट के बाद जो है एक ही कार लागू है, तो ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद उसको बेच के दूसरी ले लेंगे। नहीं दोस्तों, आपको एक ही ऑथराइज है खरीदना, आप उसको बेच के दूसरी कार नहीं खरीद सकते। अजय राज मार्कंडे जी लिखते हैं, सर माय फादर माइग्रेटेड टू स्पर्स बट ऑन पोर्टल स्पर्स PPO नॉट रिसीव्ड, व्हाट टू डू, हाउ वी कैन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट नाउ। ये कहते हैं कि इनके जो हैं पिताजी माइग्रेट तो हो चुके हैं स्पर्स में, लेकिन स्पर्स का PPO नंबर इनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो इनको लाइफ सर्टिफिकेट कैसे करके देना। दोस्तों अगर आपको स्पर्स का PPO नंबर नहीं मिला है तो आप जो है EPPO नंबर के माध्यम से भी जो है स्पर्स पेंशन पोर्टल के लिए जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, और आपका वो भी कंफर्म हो जाएगा स्पर्स पोर्टल में। लेकिन आप पुराने वाले जो आपका लीगेसी PPO नंबर है, जो पहले आता था S/ ये करके फिर ऑब्लिक, यानी कि जो अल्फा न्यूमेरिकल आपका PPO नंबर है उसको स्पर्स एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें स्लैश होता है, अल्फा न्यूमेरिकल होता है, S होता है, इसलिए जो है स्पर्स पोर्टल पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए आप अपना EPPO नंबर या फिर स्पर्स PPO नंबर ही अपना स्पर्स पर लाइफ सर्टिफिकेट देते समय डालें। अशोक कुमार बाडी जी लिखते हैं, सर मेरा पेंशन CPPC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिटेड होता है, मेरा अकाउंट में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट एक्सटेंशन डेट 28 फरवरी 2023 तक डेट है, अभी तक मेरा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया हूं, दिसंबर और जनवरी की पेंशन आएगी। तो अशोक कुमार जी का कहना है कि इनकी पेंशन अभी जो है CPPC बैंक से आती है, यानी कि स्पर्स में अभी इनकी पेंशन माइग्रेट नहीं हुई है, और कह रहे हैं कि इनका लाइफ सर्टिफिकेट का एक्सटेंशन डेट जो है 28 फरवरी बढ़ चुका है, तो क्या जो है इनकी दिसंबर और जनवरी की पेंशन आएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 28 फरवरी तक जो लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू एक्सटेंशन किया गया है वह जो है केवल स्पर्स PCDA की तरफ से किया गया है, जिनका पेंशन डेटा स्पर्स में माइग्रेट हो चुका है, जिनकी पेंशन अभी बैंक से आ रही है। तो दोस्तों आपको सूचित करना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में ही ड्यू था, आपको नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना था। अगर आपने नहीं दिया है तो आप अभी भी जाइए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराइए बैंक के लिए, ना आपकी पेंशन बैंक के द्वारा रोकी भी जा सकती है। तुखवीक लेमा शेख जी लिखते हैं, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू परचेज अ कार थ्रू CSD। दोस्तों जो CSD से अभी कार खरीदने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन जो है AFD पोर्टल पर अपना रजिस्टर करना पड़ता है, और वहीं पर जो है
कार परचेज की आपको डिमांड देनी पड़ती है। लेकिन आजकल बेसिकली मैंने देखा है डायरेक्ट जाते हैं डीलर के पास में, तो डीलर भी आपका जो है वहां से नहीं कर देता, वो भी आपका जो है AFD पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करते हैं और वहां से डिमांड डालते हैं। हालांकि आप खुद भी AFD पोर्टल पर रजिस्टर करके लॉगिन करके कार की डिमांड डाल सकते हैं। राज कैलाश जी लिखते हैं, क्या ये लाभ उनको भी मिलेगा जिसको सरकार ने इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया है सन 2000 में और रैंक हवलदार था और नौकरी 20 साल भी? जरूर मिलेगा दोस्तों। दिनेश शर्मा जी लिखते हैं, सर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में जो रिक्रूट मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं वो भी आते हैं क्या इनको OROP 2 का फायदा मिलेगा? जी दोस्तों, यदि आप जो है चाहे रिक्रूट भी थे और आपका जो है उस रिक्रूटमेंट के दौरान जो है किसी कारणवश मेडिकल बोर्ड आउट हो गए हैं तो आपको भी जो है OROP का फायदा मिलेगा। समुद्र सिंह जी लिखते हैं, वीडियो में बोला है कि 2014 के बाद प्री मैच्योर पेंशन वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या यह सही है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी जो है 1 जुलाई 2014 के बाद जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट आए हैं ओन रिक्वेस्ट पे, इसके आर्मी रूल्स हैं और जो मैंने कल जो वीडियो बनाई हुई है आज सुबह की, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने उन रूल्स को बताया है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ओन रिक्वेस्ट पे आए हैं तो उनको जो है OROP का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्री मैच्योर रिटायर आए हैं मेडिकल की वजह से या कुछ अन्य बैकग्राउंड हो सकते हैं उसके लिए, तो उनको जो है OROP का लाभ मिलेगा। विष्णु कुमार जी लिखते हैं, सर मेरी बेसिक 22,538 है, रिलीज डेट 31 जुलाई 2019 है, क्या हम एलिजिबल हैं OROP 2 के लिए? प्लीज गाइड कीजिए। जी आप एलिजिबल हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, लेकिन OROP 2 जिसे कहा जा रहा है, जो अभी रिवीजन हो रहा है 30 जून 2019 तक जो रिटायरमेंट आ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा है और आप आए हैं 31 जुलाई 2019 को, तो कृपया आपको जो है OROP मिलेगी, लेकिन आपको जो है 2024 का रिवीजन का इंतजार करना पड़ेगा। उत्तम ब्राह्मण जी लिखते हैं, सर मेरे पास 32 KB ECHS कार्ड है, 64 KB का बनाने के लिए न्यू अप्लाई करना है या 32 KB वाले फॉर्म फिलअप करना है, काइंडली रिप्लाई करें सर। देखिए आपको जो 64 KB के जो कार्ड बनाए जा रहे हैं ECHS, उसके लिए तो आपको दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अवनीश मनवाल जी लिखते हैं, सर ऑन मेडिकल ग्राउंड 2016 में पेंशन आया हूं, OROP 2 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। PS सोन जी लिखते हैं, सर नमस्कार, मेरी माताजी का MLC 19 नवंबर को CSC द्वारा जमा किया गया था, लेकिन 24 दिसंबर को भी इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, क्या दोबारा जमा करना पड़ेगा? सर प्लीज रिप्लाई। जी आपको बिल्कुल दोबारा नहीं करना पड़ेगा जमा, आप कृपया वेट करिए। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में थोड़ा समय लग रहा है इस पोर्टल पर अपडेट होने में, लेकिन जरूर हो जाएंगे, ड्यू डेट से पहले आपके अपडेट हो जाएंगे, तो दोबारा आपको देना नहीं है, आपको केवल इंतजार करना है, धैर्य रखना है। PN कृष्ण कुट्टी जी लिखते हैं, दे से आर्म्ड फोर्सेज वेयर इज नेवी एंड एयरफोर्स। तो PN कृष्णन जी थोड़ा कंफ्यूज हैं, जो OROP का आज बताया था उसमें लिखा था कि जो OROP का रिवीजन है वो जो है आर्म्ड फोर्सेज और फैमिली पेंशनर्स के लिए मंजूर किया गया। तो यहाँ पे कृष्णन जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, उन्होंने लिखा है आर्म्ड फोर्सेज तो कहा है लेकिन नेवी और एयरफोर्स नहीं कहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर आर्म्ड फोर्सेज आ जाता है तो उसमें जो है तीनों सर्विसेज आ जाती हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। यहाँ आर्म्ड फोर्सेज का, हाँ आर्मी लिखा रहता है, एयरफोर्स लिखा रहता है, नेवी लिखा रहता है, तब वो अलग अलग थे, लेकिन जहां आर्म्ड फोर्सेज लिख दिया वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। कुछ एमी जी लिखते हैं, सर सर्विस में रहते हुए गाड़ी नहीं लिया तो रिटायरमेंट के बाद 2 गाड़ी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आपने अगर सर्विस में नहीं लिया है तो रिटायरमेंट के बाद आप केवल जो है एक ही गाड़ी ले सकते हैं, आपने अगर अवेल नहीं की है सर्विस के दौरान। नरेंद्र कोपाड़े जी लिखते हैं, जिसने एक भी नहीं खरीदा है उसके बारे में बताएं साहब। यदि वो सर्विस में है तो सर्विस में भी खरीद सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी खरीद सकते हैं। हाँ, उन्होंने एक भी नहीं खरीदे और रिटायरमेंट आ चुके हैं तो फिर एक ही खरीद पाएंगे। उमेश झा जी लिखते हैं, PNB, BOI, SBI, CBI सर्विसेज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर विडो कुछ एक का अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है, कब तक होगा प्लीज बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइग्रेशन की स्पीड जो है अब कम हो चुकी है। पहले जिस हिसाब से PCDA ने तय किया था कि दिसंबर तक माइग्रेट कर देंगे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। पहले 5-5, 6-6 लाख को हर महीने जो है शुरू कर दिया था माइग्रेशन, लेकिन कई दिक्कतें आई, इसलिए जो है इसको कम कर दिया गया है ताकि पेंशनर्स को दिक्कतें ना आए। तो हो सकता है कि फुल माइग्रेशन में अभी भी जो है 1 से 1.5 साल लग सकता है। प्रणव बर्मन जी लिखते हैं, सर फॉर प्री 2016 पेंशनर व्हेन पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन विल अवेलेबल ऑन स्पर्श। आपको पता है स्पर्श में जो है जो प्री 2016 है वो जो है अपना प्रोफाइल जो है एडिट नहीं कर पाते हैं, अभी जो है उसको अनेबल किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है। देखिए दोस्तों पोर्टल पर अपग्रेडेशन चल रहे हैं, काफी अपडेशन हो रहे हैं, जैसे ही सारी चीजें ठीक होंगी तो प्री 2016 का भी जो है यह वाला ऑप्शन खोल दिया जाएगा।
ज्योति राघव जी लिखते हैं व्हाई अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएटेड टू ईएसएम ऑफ 3 फोर्सेज एंड व्हाई नॉट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर पेंशनर। इनका कहने का मतलब है कि जो है इस पर पोर्टल खोला गया है तो एक्स सर्विसमैन के तीनों सेनाओं को परेशान करने के लिए ही क्यों खोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर एम्प्लॉय पेंशनर्स के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। दोस्तों आपको बता दूं, भारत सरकार डिजिटल इंडिया मिशन पर बहुत ही तेजी के साथ काम कर रही है और जो स्पर्श पेंशन पोर्टल है, डिफेंस का जो भी पेंशन डेटा स्पर्श पोर्टल पर डाला गया है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ही डाला गया है। और जहां तक सिविल एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उन पेंशनर्स के लिए भी जो है एक संपन्न पोर्टल का लॉन्च किया गया है, तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार से है। और जहां तक डिजिटल इंडिया मिशन की बात है दोस्तों, तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में जो है डिजिटल इंडिया मिशन का जो है प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे कि हर क्षेत्र में डिजिटल की तरफ इंडिया बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये चीजें रुकना आप असंभव ही समझ सकते हैं। रविंदर गुंजल जी लिखते हैं सूबेदार रैंक पर सरकार नाराज क्यों। शायद टेबल में जो है सूबेदार रैंक है नहीं, इसलिए जो है इनको थोड़ा बुरा लगा, सूबेदार साहब होंगे कि उन पर नाराज। तो दोस्तों आपको बता दूं, सूबेदार रैंक पर ऐसे कोई नाराज है नहीं। ऐसा एक सवाल आया था शुरू में, निकल गया मेरे दिमाग से, चलो अब मैं उसके बारे में बताता हूं। गोविंद सिंह जी लिखते हैं सूबेदार रैंक इज मिसिंग, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन इज ऑल्सो मिसिंग इन OROP टेबल। जो टेबल दिखाया गया है उसमें सूबेदार रैंक का जो रिवीजन का पेंशन है वो नहीं दिखाया गया है और उसी प्रकार से ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन भी मिसिंग है, यह कह रहे हैं गोविंद सिंह जी। तो दोस्तों इस सवाल के रिगार्डिंग MB चंद्रन मेनन जी ने जो है एक बड़ा ही सदा हुआ जवाब दिया है। आप पहले इनका जवाब देखिए, उसके बाद मैं अपना लॉजिक बताऊंगा। ये लिखते हैं डियर ऑल रीजन फॉर ओमिशन ऑफ रैंक ऑफ सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन इज सिंपल बिकॉज these pre-2016 retirees rank were drawing more pension than post-2016 as per 7th CPC detail are as under। इनका कहना है कि वहां पर से जो है सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का जो रैंक है इसलिए मिसिंग है क्योंकि pre-2016 जो रिटायरी हैं इस रैंक के ऑलरेडी जो है 7th CPC से जो है पोस्ट 2016 यानी कि जो 2016 के बाद रिटायर आए थे उनसे भी ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। और इन्होंने नीचे डिटेल भी दी हुई है, आप रैंक देख रहे होंगे सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन, उसके बाद जो है पहले प्री का दिया है उन्होंने, उसके बाद पोस्ट का दिया है। आप यहां पर देख रहे होंगे प्री का सूबेदार का 28 साल उनकी क्वालिफाइंग सर्विस, उनको मिल रही है 31,529 रुपए, जबकि जो 2016 के बाद रिटायरमेंट आए थे वो लिखते हैं यहाँ पे कि सूबेदार की उनको जो है 27,000 रुपए पेंशन मिल रही है। इसी प्रकार से जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट का 28 साल 41,352 रुपए इनकी फिक्स हुई थी 7 CPC में, जबकि जो है 2016 के बाद जो रिटायर आए हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट उनको जो है 28 साल पूरी करने के बाद 35,800 रुपए ही मिल रही है। इसी प्रकार से ऑनरी कैप्टन को भी उन्होंने लिखा है कि pre-2016 जो है 28 साल करने के बाद 43,716 उनको मिल रही है, जबकि जो है पोस्ट 2016 को 38,400 रुपए ही मिल रही है पेंशन के रूप में यदि उन्होंने 28 साल की सर्विस की है। अब दोस्तों चंद्रन मेनन जी ने यह कारण तो दिया है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो है कुछ जो अपना अनुभव है जरूर बता सकता हूं जो उन्होंने दिया है। तो इसका मतलब मैंने जो मेरी वीडियो बनाई थी सुबह, मैंने उसमें भी बताया था कि कुछ ना कुछ विसंगतियां हैं 7 CPC से सूबेदार लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो हैं उनकी पेंशन के ऊपर। ये हो सकता है कि कुछ विसंगतियों के कारण अभी तक इनका क्लेरिफिकेशन ना हो पाया हो, CGDA जो है इन टेबलों को तैयार करने में लगा हुआ हो और जब तक वो इन चीजों को क्लियर नहीं कर देते तो इस चीज को वो डिस्प्ले में दिखा भी नहीं सकते हैं, वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट नहीं करेंगे। जिस दिन जो है CGDA अपना टेबल और चार्ट जारी करेगा उसमें जो है सभी रैंक्स के दिखाई देंगे, लेकिन पहले जो विसंगतियां हैं इनको वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आई होप कि जो आप लोगों के कमेंट्स थे, क्वेरीज थी, मैंने उनका जो है रिप्लाई देने की कोशिश की, आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। और आपको पता ही है 8 PM सेंद्री सॉल्यूशन शो सैटरडे या संडे को जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से चलाता हूं। इसमें आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं उनके जो है रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों जल्द मिलूंगा अपनी नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।